हेलो बच्चों, आज हम करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फ्यू। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? सूक्ष्म जीव। वो क्या है, अपने मित्र या दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। इनके बारे में जानेंगे। इससे पहले सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। मतलब ऐसे जीव जिन्हें हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें किसी यंत्र औजार की ज़रूरत होती है, और उस यंत्र को हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्कोप। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्कोप। तो जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे ओवरव्यू। इसमें क्या लिखा गया है? The organism that cannot be seen by naked eye are called microorganism और microbe। ऐसे जीव जो हमें सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब। द स्टडी ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। इनकी स्टडी मतलब इनके अध्ययन को क्या कहेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। ये टर्म इम्पोर्टेंट आपको याद रखनी है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को क्या बोलेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। एंड द पर्सन हु स्टडीड माइक्रोबायोलॉजी इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। जैसे कि कोई प्लेन चलाता है उसे हम क्या बोलते हैं? पायलट। कोई रिसर्च करता है उसे हम क्या बोलते हैं? साइंटिस्ट। वैसे ही माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करने वाले को क्या बोलेंगे? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 5 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। क्या कहा गया है कि ये सूक्ष्म जीव है, इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। इनकी 5 कैटेगरियाँ बनाई गई है। कौन कौन सी है वो कैटेगरी? जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरसेस। माइक्रोब आर ओमनी प्रेजेंट। अब ओमनी प्रेजेंट का क्या मतलब है? ऐसे जीव जो हर जगह प्रेजेंट हो। समझ में आया आपको? ओमनी प्रेजेंट वर्ड का क्या मतलब होता है? जो हर जगह उपलब्ध हो। ओमनी प्रेजेंट हम किसके लिए बोलते हैं? भगवान के लिए। जैसे भगवान है वो कण कण में समाहित है, मतलब हर कण में गॉड प्रेजेंट है। वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट है, चाहे वो मिट्टी हो, पानी हो, हवा हो, कुछ भी हो, वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। यहाँ तक समझ में आया? अब हम आगे देखते हैं। इसमें आगे क्या है? ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, भी इनके नाम बताओ। आइडेंटिफाई द माइक्रोब एंड राइट देयर नेम। ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद में आप इन कॉलम्स को भरोगे, क्योंकि ये उन्हीं की इमेज है जिनके बारे में आप पढ़ोगे। तो ये आप चैप्टर पूरा होने के बाद में लास्ट में खुद से करना। आगे क्या है इस चैप्टर में? माइक्रोब। इसमें क्या दिया गया है? माइक्रोब की डेफिनेशन दी गई है। ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई कॉल्ड माइक्रोब्स। माइक्रोब किन्हें कहेंगे? ऐसे जीव जिन्हें हम सामान्य आंखों से, नेक्ड मतलब नंगी, आई मतलब आंखें, मतलब सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए एक औजार यंत्र की ज़रूरत होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप भी आगे अलग अलग भाग होते हैं, जैसे कोई लाइट माइक्रोस्कोप हो गया, कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया। लेकिन इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। उन्हें हम क्या बोलेंगे? माइक्रोब। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ माइक्रोब कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। मतलब साइंस की वह शाखा जो हमें सूक्ष्म जीवों के बारे में बताती है, उसे हम क्या बोलेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। ये माइक्रोबायोलॉजी इंपॉर्टेंट टर्म आपको याद रखनी है, क्योंकि ये चैप्टर का मतलब जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं उसकी स्टडी को क्या कहेंगे, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। द पर्सन हु स्टडी एंड प्रैक्टिकली अप्लाइज माइक्रोबायोलॉजी इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ये मैंने वही पीछे वाला ओवरव्यू को ही माइक्रोब की डेफिनेशन बता दी गई है कि जो आदमी इनकी स्टडी का या इनका अध्ययन करता है उन्हें क्या बोलेंगे? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बताया गया है कि सूक्ष्म जीवों के सामान्य फीचर क्या है, उनके बारे में बता रखा है। देखते हैं। माइक्रोब आर ओमनी प्रेजेंट। अब ओमनी प्रेजेंट का आपको पता चल गया। ओमनी प्रेजेंट का क्या मतलब है? जो हर जगह उपलब्ध हो। यह शब्द हम किसके लिए यूज करते हैं? भगवान के लिए, क्योंकि भगवान हर जगह है। वैसे ही माइक्रोब हर जगह है, चाहे हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, बर्फ हो, कुछ भी हो, वहाँ पर क्या होंगे? माइक्रोब प्रेजेंट होंगे। तो इसके क्या लिख रखा है? दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट इन द इन्वायरमेंट। मतलब ये पूरे वातावरण में है। दे आर फाउंड इन द रॉक्स। ये पहाड़ों पर भी है। इन द एयर, ये हवा में भी है। विद इन एंड ऑन द वाटर सरफेस टू, और ये पानी में भी है और धरती पर भी है, मिट्टी में भी है।
नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, मतलब इनकी ग्रोथ कैसे होती है, रिप्रोडक्शन मतलब ये अपने जैसे बच्चे कैसे पैदा करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ, जनन। तो इसमें क्या लिखा गया है, माइक्रोब ग्रो एंड रिप्रोड्यूस इन द सिमिलर मैनर एज अदर लिविंग बीइंग डू। कैसे, जैसे और ऑर्गेनिज्म और जीव रिप्रोडक्शन करते हैं वैसे इनका रिप्रोडक्शन होता है, इनकी ग्रोथ होती है। साइज, इनका साइज कैसा होगा, अब साइज से आपको पता चल गया, अभी जब इन्हें हम सामान्य आँखों से नहीं देख सकते तो इनका साइज बहुत ही छोटा होगा। तो माइक्रोब आर वेरी टीनी साइज, वेरी टीनी साइज मतलब बहुत छोटा साइज, विच यू कैन सी ओनली इफ़ यू यूज ए माइक्रोस्कोप। आप इनको तभी देख सकते हैं जब आप माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे, बिना माइक्रोस्कोप के आप इन्हें नहीं देख सकते। आगे क्या है, हैबिटेट, हैबिटेट का क्या मतलब हुआ, निवास, ये कहाँ कहाँ इनका निवास स्थान कहाँ है। माइक्रोब कैन बिलोंग टू ए वेराइटी ऑफ हैबिटेट एज ए हॉट स्प्रिंग, साल्टी लेक्स, फ्रेश वाटर, रॉकी सरफेस, एयर एक्सेट्रा। मतलब ये इनकी हैबिटेट अलग अलग है, कोई एक जगह नहीं है भी। जैसे मछलियाँ हैं वो सिर्फ पानी में पाई जाती है, धरती पर जब पानी से बाहर निकालोगे धरती पे लेके आओगे तो वो मर जाएगी। अब जैसे पक्षी है वो सिर्फ पेड़ों पे रहते हैं, और इंसान है वो पानी में नहीं रह सकता, वो धरती पे रहता है। इसी प्रकार इनकी एक हैबिटेट नहीं है, इनकी हर जगह है, ये पानी में ये रह सकते हैं, धरती पे ये रह सकते हैं, पेड़ों पे ये रह सकते हैं। आगे क्या है आपके चैप्टर में, इसमें एक्टिविटी है, ये आपको खुद से करनी है। नेक्स्ट क्या है, फैक्ट टू नो, इसके बारे में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म ए हार्ड आउटर कोटिंग कॉल्ड सिस्ट, इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन। ये मतलब क्या बात बताई गई है, जैसे कि ये एक सूक्ष्म जीव है, इसके चारों ओर एक आवरण है, क्या है, एक आवरण है, जिसे क्या बोलेंगे हम, इस आवरण को सिस्ट। और इस सिस्ट का क्या काम है, इसे बाहरी वातावरण से बचाना, मतलब ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा ठंड से इसको बचाते हैं। ये सिस्ट इसका क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है, मतलब इसकी बचाव करता है। आगे हम देखते हैं माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव को कितने भागों में बांटा गया है, इनके बारे में जानते हैं। कितने भागों में बांटा गया है, पीछे आपने ओवरव्यू में पढ़ा था 5 भागों में। वो 5 भाग कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, और अगला कौन सा हो गया, एल्गी हो गया, उसके बाद में वायरस। 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 5 भाग हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरस। अब बैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं इनमें, जैसे एनाबेनिया का दे दिया, वेसिलाई का दे दिया, कोकाई का दे दिया, सैल्मोनेला का दे दिया। फिर फंजाई का, फंजाई के कौन कौन से एग्जाम्पल है, पेंसिलस, एरेटोमाइसिस, रोबडोटस और शटरस्टॉक्स है। फिर इसमें प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल दिया गया है, अमीबिया, यूग्लेनिया, पैरामीशियम, जियार्डिया। एल्गी का कौन कौन से एग्जाम्पल है, स्पायरोगोरा, क्लेमाइडोमोनास, ओपन स्टोमाटा, रेड लेमेरिया। और वायरस के कौन कौन से एग्जाम्पल है, तंबाकू मोज़ेक, एडेनोवायरस, रेबीज और बैक्टीरियोफेज। आगे क्या है, बैक्टीरिया, किसके बारे में पढ़ेंगे हम, बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। आपको ये पता होगा प्रोकैरियोट कौन से होते हैं और यूकैरियोट कौन से होते हैं। यूनिसेलुलर का क्या मतलब हुआ, एक यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टीसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का क्या मतलब हुआ, जैसे कि ये सेल है एक ही प्रकार के, तो ये यहाँ पे बहुत सारी सेल इकट्ठी हो गई, मतलब एक ऑर्गेनिज्म एक जैसी सेल से मिलकर बना हुआ है। वही मल्टीसेलुलर का क्या मतलब हुआ, जैसे एक सेल ऐसी हो गई, एक सेल ऐसी खाली हो गई, एक ऐसी हो गई, एक ऐसी हो गई, मतलब अलग अलग टाइप की सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे हम, मल्टी सेलुलर। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है, बाकी आपको अच्छे से क्लास में कराया जाएगा, पर छुट्टियों का यूज करते हुए आप प्लीज़ वीडियो को देखिएगा और क्वेश्चन आंसर साथ के साथ करिएगा। आगे हम देखते हैं बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। हैबिटेट, इनका निवास स्थान कहाँ पर होगा बैक्टीरिया का, दे आर फाउंड इन एयर, वाटर, सॉयल और वी कैन से दैट दे आर ओमनी प्रेजेंट। मतलब बैक्टीरिया के बारे में भी हम क्या बोलेंगे, ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट हो, मतलब हर जगह उपलब्ध हो। तो बैक्टीरिया भी कहाँ का मिलते हैं, ये पानी में, सरफेस में, रॉक्स पर, पेड़ों पर, हर जगह मिलेंगे। नेक्स्ट है साइज। तो जहाँ पे भी साइज आएगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज आएगी, तो आप हर किसी में क्या लिखेंगे, टीनी साइज। क्या लिखेंगे, टीनी
साइज, मतलब इन्हें हम अपनी सामान्य आंखों से तो देख ही नहीं सकते, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो सारे में, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, एल्गी हो, प्रोटोजोआ को, क्या कौन सा साइज लिखोगे? टीनी। तो साइज के बारे में पढ़ते हैं। साइज ऑफ बैक्टीरिया रेंजेस फ्रॉम 15 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर। फिर आती है शेप। शेप कैसी होगी? बैक्टीरिया कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स, मतलब बैक्टीरिया अलग अलग साइज के होते हैं। कोई गोल हो गया, कोई लंबा हो गया, कोई कोमा शेप का हो गया, ऐसे इनके बारे में देखते हैं। जैसे ये है रोड शेप्ड बेसिलाई, जैसे रोड होती है ना, अपनी ये रोड है, पाइप नहीं होती गोल लोहे की, उन्हें क्या बोलते हैं? रोड। तो ये इनका क्या नाम दे दिया गया? रोड शेप। फिर आगे देखते हैं। दूसरा है ओवल और स्फेरिकल शेप बेसिलाई। अब जहाँ पर ओवल और स्फेरिकल नाम आ गया, ओवल और स्फेरिकल क्या होता है? अंडे की शेप जैसे। स्फेरिकल मतलब गोल, गोल शेप होगा, उन्हें क्या बोलेंगे? ओवल या स्फेरिकल शेप। ये देखो, ये दिखा रखी है, ये कैसी शेप है इनकी? गोल है। स्फेरिकल शेप बेसिलाई आर कॉल्ड कोकाई, और इनको गोल बैक्टीरिया होंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम? कोकाई। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस, सेरिसीनिया, माइक्रोकोकस, ये इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। नेक्स्ट है अपना थर्ड है स्पाइरल और कोमा शेप्ड बेसिलाई, मतलब स्पाइरल और कोमा शेप्ड। कोमा मतलब क्या होता है? कोमा ऐसे लिखते हैं, मतलब जिसमें थोड़ा सा घुमाव हो, जिस बैक्टीरिया में थोड़ा घुमाव। इसमें क्या है? ये देखो घुमाव दे रखा है, इस बैक्टीरिया में क्या है? इसमें घुमाव दे रखा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। तो कोमा शेप्ड बेसिलाई आर कॉल्ड स्पाइरिला। इसका कौन सा एग्जाम्पल होगा? कैम्फाइलोबैक्टर और ट्राइपोनेमा। आगे हम देखते हैं बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर, मतलब इसकी संरचना कैसी है। स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का आपका मैंने मतलब बता दिया कि जो एक ही प्रकार की सेल से मिलकर बने हो। बैक्टीरियल सेल इनक्लोज्ड बाय लिपिड मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। जो बैक्टीरिया की सेल होगी वो किससे घिरी होगी? लिपिड मेम्ब्रेन से, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। आउटसाइड द मेम्ब्रेन देयर इज प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड सेल वाल, और इस मेम्ब्रेन की बाहरी वाल को क्या बोलेंगे? सेल वाल। जैसे हम अपने घर के बाहरी दीवार को हम दीवार बोलते हैं, वैसे ही सेल के चारों ओर जो आवरण होता है उसे हम क्या बोलेंगे? सेल वाल। ये इसमें दिखाया गया है, जैसे ये बाहरी आवरण है इसे हम सेल वाल बोलेंगे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी जो किससे बनी होगी? लिपिड से। फिर आगे है बैक्टीरिया सेल कंसिस्ट जेनेटिक मटेरियल ऑफ दैट इज नॉट बाउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब इसका ये जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल, इसका क्या डीएनए, इसके चारों ओर कोई कवरिंग नहीं है, मतलब बिना कवरिंग के। अगर कवरिंग होती तो उसे हम क्या बोलते हैं? ये कवर से, न्यूक्लियर कवरिंग से बाउंड होता, लेकिन ये बिना कवरिंग के है, तो इसमें सीधा सीधा लिखा गया कि नॉट बाउंडेड, इसके चारों ओर कोई कवर नहीं है। ए बेसिलस इन द लेक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स। और क्या कहा गया है? जैसे अपनी सेल होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, दूसरे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी अपार्टस हो गया, वैसे इनमें दूसरे सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं। देखो इसमें और कुछ नहीं है, साइटोप्लाज्म है, सीधा क्या है? साइटोप्लाज्म है। लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ बैक्टीरियम इज फ्लैजेलम। ये क्या है इसका? फ्लैजेला, या सिंगल को क्या बोलेंगे? फ्लैजेलम। ये क्या करता है? इसका लोकोमोटरी ऑर्गन, वो है ऑर्गन है जिसकी सहायता से ये गति करता है, मूवमेंट करता है। मतलब ऐसे मान लो ये बैक्टीरिया के पाँव हैं, जैसे आप पाँव की सहायता से गति करते हैं, वैसे ही फ्लैजेला की सहायता से बैक्टीरिया गति करता है। आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के प्रकार। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन इन देयर सेल बाल, मतलब इनकी सेल बाल के केमिकल कंपोजिशन, मतलब रसायन के आधार पर, मतलब रसायन कौन कौन से रसायन उसमें प्रेजेंट है, उस हिसाब से इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गया, इसके बारे में देखते हैं। द सेल वाल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज थिक। जो ग्राम पॉजिटिव होंगे उनकी सेल वाल कैसी होगी? थिक होएगी। मतलब सीधे सीधे शब्दों में ये समझा सकते हैं भी एक डाई होती है, जैसे हम हेयर कलर करते हैं ना, ब्लैक कलर का भी आता है, रेड कलर का भी आता है, वैसे ही जो बैक्टीरिया डाई से, मतलब जिन बैक्टीरिया पे डाई रंग छोड़ देगी, मतलब स्टेन दे देगी, जो मतलब बैक्टीरिया पर डाई मतलब अपना असर दिखाए, उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे। और जिन बैक्टीरिया पे डाई अपना कोई असर नहीं दिखाती, मतलब कोई रंग नहीं छोड़ती, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? ग्राम नेगेटिव।
जैसे कि मेहंदी आती है, आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, अगर कोई मेहंदी रंग छोड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, ज़्यादा रचने वाली है। जबकि कोई मेहंदी ऐसी होती है बिल्कुल नहीं रचती, तो वो नहीं रचने वाली, उसे हम क्या बोलेंगे, ग्राम नेगेटिव, जो नहीं रचने वाली है। और जो ज़्यादा रचने वाली है उसे हम ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे। वैसे ही बैक्टीरिया के बारे में है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है, थिक, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है, थिन, मतलब इनकी पतली होएगी। और ग्राम पॉजिटिव है, इट मेड अप ऑफ मेनी लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन चेन एंड टेकोइक एसिड। किससे बनी होती है इनके, पेप्टिडोग्लाइकॉन और टेकोइक एसिड से। और ग्राम नेगेटिव की देखते हैं, इट इज मेड अप ऑफ अ फ्यू लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन सराउंडेड बाय लिपिड मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड एंड लिपोप्रोटीन। आगे देखते हैं न्यूट्रिशन, मतलब इनका भोजन कैसा है, इनका खाना कैसा है, पोषण कैसा है। बैक्टीरिया कैन बी ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक। अब ऑटोट्रोफिक नाम से आपको पता होगा जो अपना भोजन खुद बनाते हों, और हेट्रोट्रोफिक कौन से होते हैं, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हों। अब जैसे हम सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, वैसे तो अपना भोजन खुद कौन बनाते हैं, पेड़ पौधे बनाते हैं। और हम क्या है, इंसान है, वो पेड़ पौधों पे निर्भर रहते हैं। जैसे चाहे गेहूँ का आटा खा रहे हो या चावल खा रहे हो, वो हमें पौधों से ही प्राप्त होता है। हम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, क्योंकि पौधों को फल फ्रूट खा के मतलब वैसे ही जिंदा रहते हैं, तो हम पौधों पर डिपेंड हैं। और घर का एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हमारी मम्मी खाना खुद बनाती है, तो वो क्या हो गए, ऑटोट्रोफ। और हम उनके बनाया हुआ खाना खाते हैं, तो हम क्या हो गए, हेट्रोट्रोफ। वैसे बैक्टीरिया क्या है, ऑटोट्रोफ भी है और हेट्रोट्रोफ भी है। They are mostly spherophyte. They feed on dead and decaying matter, but some can be parasites. That is, they obtain nutrition from host organism in which they are reside. जो पैरासाइट होते हैं उनका क्या मतलब होता है, मतलब जो दूसरों के अंदर रहते हो, दूसरों के कारण जीवित रहते हो, उन्हें क्या बोलेंगे, पैरासाइट। फिर आता है इनका रिप्रोडक्शन, उसके बारे में देखते हैं। मतलब रिप्रोडक्शन इनका कैसा है। एज ऑलरेडी रीड इन क्लास 7th, बैक्टीरिया शो बोथ सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब यह लैंगिक और अलैंगिक दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है इसमें। और बट डिवीजन बाय बाइनरी फिजन, मतलब जो इसका भी खंडन बाइनरी फिजन होगा, इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड। मतलब बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है, बाइनरी फिजन के द्वारा। बाइनरी फिजन को दिखाया गया है, इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि एनलार्जमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरिया सेल है, तो इसका ये जो डीएनए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा होना शुरू हो जाएगा। इट फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस में डीएनए होता है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, बड़ा होना शुरू हो गया। फॉलोड बाय डिवीजन ए पेरेंट सेल इनटू द डॉटर सेल। जब ये न्यूक्लियस ज़्यादा बड़ा हो गया तो ये दो भागों में बंटना शुरू हो गया। यहाँ पे एक जगह पेरेंट्स हो गया और एक जगह इनकी डॉटर सेल हो गई, मतलब दो भागों में बंटना शुरू हो गया। जब दोनों न्यूक्लियस है ये किनारों पर आ जाते हैं, इनके डीएनए ये बीच से टूट जाता है और दो अलग अलग बैक्टीरिया बन जाते हैं। इसे क्या बोलेंगे हम, बाइनरी फिजन। अब हमने देखा कि बैक्टीरिया हमारे फ्रेंड कैसे हैं, जीवाणु। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवाणु। जीवाणु हमारे दोस्त कैसे हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आएगा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, किण्वन। क्या बोलेंगे, किण्वन। कर्डिंग ऑफ मिल्क इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। क्या बताया गया है इसमें, सीधे सीधे शब्दों में, जब हम दूध से दही बनाते हैं तो कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, लैक्टोबैसिलस। कौन सा होगा, लैक्टोबैसिलस। आपने घर में देखा होगा, मम्मी हमेशा रात को नहीं, सुबह जब दही बनाती है तो उसमें से 2 चम्मच दही हमेशा अलग रख देती है, उसे हम क्या बोलते हैं, जावन। क्यों, क्योंकि अगर शाम को दूध गर्म करेंगे तो वो 2 चम्मच दही उस दूध में डालेंगे और फिर दूसरे दिन सुबह देखेंगे तो वो दही बना हुआ होता है, क्योंकि जो दही होता है 2 चम्मच उसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और जब उसको दूध में डालेंगे तो वो बैक्टीरिया दूध में ग्रोथ करके बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाएंगे उससे, और फिर उस पूरे दूध को क्या बना देंगे, दही बना देंगे। तो मतलब दूध से दही किससे बनेगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। अगर हम जो गर्म किया हुआ दूध होता है उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नहीं डालेंगे तो दूध से दही नहीं बनेगा। और ये बैक्टीरिया किस में मिलते हैं, अपने दही में। तभी तो उस जावन रखते हैं दूध को जमाने के लिए, थोड़ा दूध डालते हैं, उस थोड़े से दही में क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया। तो समझ में आया, मतलब इसकी सहायता से अपना दूध से दही बनता है। नेक्स्ट है
वाइन, विनेगर, बियर एक्सेट्रा आदि भी किसकी सहायता से बनाए जाते हैं? बैक्टीरिया की सहायता से। ऑल आर मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग सबस्ट्रेट। चीज़, योगर्ट एंड बटर आर द प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन। मतलब जितना भी पनीर है, दही है, घी है, ये किसके द्वारा बनेगा? अपना बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड। मतलब ये हमारे खाने में पचाने में कैसे हेल्प करते हैं? बैक्टीरिया हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इन रूमिनेट्स, एग्जाम्पल काओ एंड बफेलो। ये सिर्फ क्या कहा गया है? रूमिनेट्स कौन से होते हैं? जो घास खाते हो, जैसे काओ बफेलो हो गए। इसमें क्या बताया गया है कि ये बैक्टीरिया सेलुलोज पचाने की में हेल्प करते हैं पशुओं के। लेकिन पशुओं के डाइजेशन में नहीं, ये अपने इंसानों में भी पाए जाते हैं। अपना पेट है उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा? ई कोलाई। याद रखना हमेशा, हमारे पेट में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? ई कोलाई, जो हमारे पाचन में हेल्प करता है। आगे है नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करना। जो अपने इन्वायरमेंट है, जो अपनी एयर है, इसका कितना प्रतिशत? 70 से ऊपर परसेंट की क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। अपने जो पूरा वातावरण की हवा उसकी 100% में से 70 प्लस की क्या पाई जाएगी? नाइट्रोजन। मतलब कम से कम 70% उसमें सिर्फ नाइट्रोजन होती है। उनको फिक्स कौन करते हैं? बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइव इन द नोड्यूल ऑफ ए लेग्यूमिनस प्लांट। क्या कहा गया? लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं? दाल वाले पौधे, जैसे कि अपने चने की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई। इन पौधों को क्या बोलेंगे? लेग्यूमिनस प्लांट। और इनकी जो जड़ें होती हैं, इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, और उन गांठों में क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। They convert atmospheric nitrogen into nitrate and thus make them available for plant। मतलब वो हमारे वातावरण की नाइट्रोजन को किस में बदल देते हैं? नाइट्रेट में। और ये नाइट्रेट किस में मिल जाती है? अपनी मिट्टी में। और फिर ये मिट्टी कैसी हो जाती है? अपनी उपजाऊ, जिससे पेड़ पौधे अपना पोषण लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इंक्लूड राइजोबियम। इसमें हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? राइजोबियम का। नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प कौन करता है? राइजोबियम। मेंटेनेंस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सोइल। मतलब मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखना। क्या मतलब हुआ इसका? मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखना। बैक्टीरिया आर डेकम्पोजर। डेकम्पोजर कौन क्या होता है? मतलब जो गली सड़ी सी चीज़ें होती हैं उनको नष्ट करना, उनकी मिट्टी बनाना। जैसे आपने देखा होगा पेड़ों से पत्तियाँ गिर जाती है, वो सड़ जाती है, फिर कुछ टाइम बाद वो मिट्टी बन जाती है। किसकी वजह से सड़ती है? वो बैक्टीरिया की वजह से। और मिट्टी किसकी वजह से बनेगी? फिर वो बैक्टीरिया की वजह से। Dead remains of living being and add up of decomposed matter to the soil, thus maintaining its fertility। मतलब जो ये क्या होते हैं? डेड मतलब जानवर। जैसे कई बार आपने देखा होगा कहीं पर कुत्ता बिल्ली मरा हुआ है, हम वहाँ से गुजरते हैं, बहुत गंदी बदबू आती है। वो किसकी वजह से आती है? बैक्टीरिया की वजह से। क्योंकि बैक्टीरिया धीरे धीरे उनको खा रहे हैं और उनकी मिट्टी बना रहे हैं। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो कुत्ता या बिल्ली ऑटोमेटिक अपने आप गायब हो जाता है वहाँ से। उसकी सिर्फ हड्डियाँ बचती है, क्योंकि उसके बाकी जो शरीर का क्या बना दी जाती है? मिट्टी बना दी जाती है। और फिर उस मिट्टी को वो जब सामान्य मिट्टी में मिलती है तो उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती है। तो ऐसे ही पेड़ पौधों की पत्तियों को बैक्टीरिया क्या करते हैं? मिट्टी बना देते हैं, तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है अपना मेडिसिनल एप्लीकेशन। मतलब ये दवाइयाँ बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब मेडिकल लाइफ में इनका क्या रोल है? पढ़ते हैं। बैक्टीरिया ऑन देयर प्रोडक्ट दैट इनहाबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब और किल देम आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया को जब हम अपने अंदर लेते हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? एंटीबायोटिक्स। जैसे कि हम जुकाम बुखार में लेते हैं ना एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का क्या काम होता है? बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना। दूसरे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। तो इनसे क्या बनाई जाती है? दवाई भी बनाई जाती है। Thus the antibiotic can be used to the treatment of microbial disease। मतलब कुछ इसलिए जो सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों का इलाज किया जाता है इनसे। एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक इंक्लूड स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड ग्रामिडिन।
क्या नाम है इसका? ग्रामिसीडिन। आगे है इंडस्ट्रियल यूजेज। नेक्स्ट क्या अपना इंडस्ट्रियल यूजेज, मतलब फैक्ट्रियों में या औद्योगिक में इनका क्या काम है? औद्योगिक क्षेत्र में बैक्टीरिया का क्या काम है? बैक्टीरिया आर यूजफुल इन तम्बाकू, लेदर एंड जूट इंडस्ट्री। मतलब जो तम्बाकू की, लेदर मतलब चमड़े की, और जूट की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं इनमें इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। क्या होता है? टैनिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। टैनिंग किसके द्वारा होगी? बैक्टीरिया के द्वारा। ये लेदर फैक्ट्री में काम आती है। In the jute industry, jute plant are submerged in the water where bacteria action separate the fiber from the rest of the tissue। क्या है? जूट फैक्ट्री में क्या होता है? जूट को पहले पानी में भिगोया जाता है 10-15 दिन, और जो पानी में जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस जूट को क्या कर देंगे? उसके रेशों से अलग कर देंगे, और फिर उनको अलग कर लिया जाता है और उनकी जूट की रस्सियाँ, मैट वगैरह बनाए जाते हैं। अब है बैक्टीरिया एज ए फ्यू। अब हमारे बैक्टीरिया कितने सारे हमने देख लिया, अभी हमारे दोस्त के रूप में काम करते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि बैक्टीरिया हमारे दुश्मन कैसे हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरियल डिजीज, मतलब जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वो रोग फैलाते हैं। कौन कौन से? बैक्टीरिया कैन कैच डिजीज, सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियल डिजीज एज फ्लो। मतलब कौन कौन से रोग है? ट्यूबरोक्लोसिस, आपने टीबी नाम सुना होगा, तपेदिक या टीबी। इसमें क्या होता है? खांसी आती है, खांसी के साथ बलगम और खून आता है और फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं। वो किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा। कौन सा जीवाणु है वो? माइकोबैक्टीरियम और ट्यूबरोक्लोसिस। कौन सा होगा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। दूसरा है कोलेरा। ये कौन सा है? केस्ड बाय विब्रो कोलेरा। हेजा नाम सुना होगा, जिसमें है उल्टी दस्त हो जाता है, वो भी किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। कौन से बैक्टीरिया द्वारा? विब्रो कोलेरिया। अब वाइब्रो कोलेरिया हो गया तो नाम याद रखना आपको। तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है टाइफाइड। टाइफाइड आपने सुना होगा, म्यादी मोतीजरा बुखार। म्यादी बुखार भी बोलते हैं टाइफाइड को, मोतीजरा बुखार भी बोलते हैं। किसके द्वारा होता है? सैल्मोनेला टाइफाइड के द्वारा। और क्या है? स्पॉइलेज ऑफ फूड, मतलब हमारे भोजन को ख़राब कर देना। अब आपने देखा होगा, जब भोजन 2-3 दिन का हो जाता है तो हम ऐसे बोलते हैं बासी भोजन हो गया, इसमें स्मेल आ रही है, इसको मत खाओ, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ कर लेते हैं और तो वो भोजन को ख़राब कर देते हैं। Spoilers of food. Bacteria act on the food and produce toxic substances that in turn spoil the food. मतलब वो भोजन को ख़राब कर देंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वायरस के बारे में। वायरस के बारे में आपने हाल में ही सुना है, उसका एग्जाम्पल आप बताना या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सी वायरस के बारे में आपने 1-2 साल पहले सुना, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, बहुत सारे लोग उसकी वजह से मरे, आपके स्कूल भी बंद हुए उसकी वजह से, आपने ऑनलाइन क्लासें करी उसकी वजह से। उनका अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। धन्यवाद।